हेलो दोस्तों, राजस्थान जीके से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन हम कर रहे थे। आज फिर कुछ नए प्रश्नों के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। तो सबसे पहला प्रश्न, राजस्थान में सर्वोदय आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? तो सर्वोदय का मतलब क्या? सर्वोदय का मतलब है सबका उदय। महात्मा गांधी जी ने यह कॉन्सेप्ट लिया था रस्किन नामक विद्वान से, और सबके साथ सबका विकास की जो बातें अभी कही जाती है, कहीं न कहीं वे सर्वोदय से प्रभावित है। और सर्वोदय में भारत में जब बड़ा आंदोलन चलाया था वो विनोबा भावे जी ने थे। संत थे ये, मुख्य रूप से महाराष्ट्र के थे। महाराष्ट्र में तो इनका जन्म हुआ था कोंकण तट के पास, कोंकण वाले क्षेत्र में। महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था, लेकिन भारत में इन्होंने भूदान आंदोलन चलाया और ग्रामदान आंदोलन भी इनके द्वारा चलाया गया था। और भूदान और ग्रामदान के माध्यम से ये लोगों से जमीन और गांव प्राप्त करते थे और वे गरीबों में बांटते थे। यानी जिनके पास ज़्यादा जमीन थी उनसे जमीन लेकर के वे कम जमीन वालों को बांटते थे, संत विनोबा भावे। और इसी को ही मुख्य रूप से सर्वोदय आंदोलन कहा गया। मतलब जो ज़्यादा अमीर है और जो ज़्यादा गरीब है, इन दोनों के बीच में जो भेद है वो कम करना, ये जो क्रिया है वही सर्वोदय कहलाती है। तो विनोबा भावे, ये है विनोबा भावे। राजस्थान में भारत में इन्होंने सर्वोदय आंदोलन चलाया था भूदान और ग्रामदान के माध्यम से। और इनका जन्म यहाँ पर हुआ था महाराष्ट्र में कोंकण क्षेत्र में इनका जन्म हुआ था। और ब्राह्मण परिवार से संबंध रखते थे। माता का नाम रुक्मणी देवी थी, रुक्मणी बाई था या रुक्मणी देवी था, जो भी था। माता से इन्होंने संस्कार प्राप्त किए, संस्कृत ग्रंथों का अध्ययन इन्होंने किया माता की प्रेरणा से। पिता इनको आधुनिक शिक्षा देना चाहते थे, तो दोनों के बीच में, यानी माता इनको अलग शिक्षा देना चाहते थे, पिताजी इनको अलग शिक्षा देना चाहते थे। दोनों के बीच में ये कभी तो आधुनिक शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ते थे, तो कभी प्राचीन शिक्षा यानी संस्कृत ग्रंथों का अध्ययन किया करते थे। और जब ये 10वीं की परीक्षा देने जा रहे थे तो मुंबई जाना पड़ता था उस समय। तो उनके मन में ये आया कि क्यों न दुनिया का गहन ज्ञान प्राप्त किया जाए। ये छोटी छोटी बातों का क्या सीखना, ये तो दुनिया में लोग सीखने वाले बहुत है, मुझे लोगों का कल्याण करना है। तो 10वीं की परीक्षा ये देने जा रहे थे, लेकिन गए नहीं। वहां से इन्होंने हिमालय की तरह अपनी यात्रा मोड़ ली, रेल बदल करके उधर रवाना हो गए। काशी में मिले और बहुत सारे पंडितों के साथ इन्होंने शास्त्रार्थ भी किया था। तो काशी के पंडितों ने इन्हें पंडित की उपाधि प्रदान कर दी थी। तो ये बाद में ये महात्मा गांधी जी से जुड़े थे, कोई हिंदू विश्वविद्यालय में ये महात्मा गांधी जी से जुड़े थे। महात्मा गांधी जी वहाँ आए थे कोई भाषण देने, तो उन्होंने महात्मा गांधी जी को सुना और बाद में महात्मा गांधी जी से भेंट की। तो महात्मा गांधी जी ने इन्हें अपने आश्रम में रख लिया और महात्मा गांधी जी भी इनसे बहुत ज़्यादा प्रेरित हुए। उन्होंने कहा कि मेरे पास जो भी आए वे कुछ न कुछ लेने आए। संत विनोबा भावे एक मात्र ऐसे व्यक्ति है जो कुछ देने आए हैं, ये देश को भी कुछ देने आए हैं। ऐसे महान विनोबा भावे जी थे और महात्मा गांधी जी से ये बहुत प्रेरित थे। चूंकि महात्मा गांधी जी कांग्रेस के बहुत बड़े सदस्य थे और बहुत बड़े प्रतिनिधि भी थे, तो विनोबा भावे जी भी कांग्रेस का बहुत ज्यादा समर्थन करते थे। बाद में जब देश आजाद हुआ तो जो सर्वोदय की बात आई विनोबा भावे की, ये देश के आजाद होने के बाद ही आई। 1951 में इन्होंने भूदान आंदोलन चलाया और भूदान आंदोलन के माध्यम से लोगों से जमीन प्राप्त की दान के रूप में, और हजारों लाखों एकड़ इनको जमीन प्राप्त हुई। वो जमीन इन्होंने गरीबों में बांटने का काम किया। आपको पता है कि जब भारत आजाद हुआ तो भारत की अधिकांश जो जमीन थी वो सामंतों जागीरदारों के नाम की थी। तो वो जमीन भी उन्होंने, हालांकि इसके लिए अलग कानून बनाया, लेकिन बहुत सारे लोगों के पास जो ज्यादा जमीन थी उनसे उन्होंने ये जमीन प्राप्त की और गरीब लोगों में बांटी। इसके अलावा ग्रामदान आंदोलन भी चलाया, जिसके माध्यम से गांव दान में प्राप्त किए और इन गांवों पर सामूहिक अधिकार होता था। इनकी जो संपत्ति होती थी वो सामूहिक रूप से बांटी जाती थी। तो ये भूदान और ग्रामदान आंदोलन के प्रणेता थे भारत में विनोबा भावे जी। वर्ष 1982 में जब इनकी मृत्यु नजदीक थी तो इन्होंने संथारा पद्धति के माध्यम से अपने शरीर का त्याग कर दिया।
संथारा पद्धति या संलेखना पद्धति जो जैन धर्म में होती है। जैन धर्म का कोई साधु जब अपने अंतिम समय में आ जाता है तो खाना पानी सब छोड़ देता है। हालांकि सब ये करते कि नहीं करते, लेकिन बहुत सारे ऐसा करते हैं। जब अपने अंतिम समय में सब कुछ खाना पानी छोड़ देते हैं जैन धर्म में साधु, और 30-40 दिन 50 दिन जितने दिन ये जीवित रहते हैं रह जाते हैं, और बाद में स्वर्गवास इनका हो जाता है। उसी प्रकार उसी पद्धति से इन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया था वर्ष 1982 में। प्रश्न पूछा गया कि राजस्थान में सर्वोदय आंदोलन के जनक कौन हैं? तो राजस्थान में सर्वोदय आंदोलन के जो जनक है वो है सिद्धराज जी ठड्डा, जो जयपुर के निवासी थे। हीरे मोतियों का इनके पास कारोबार था, यानी बहुत बड़े अमीर व्यक्ति थे ये सिद्धराज जी ठड्डा। जयपुर में इनका बहुत बड़ा कारोबार था और राजनीति में भी इनकी अच्छी पकड़ थी। विनोबा भावे जी जब भारत में सर्वोदय आंदोलन चला रहे थे, भूदान आंदोलन चला रहे थे, तब इन्होंने सिद्धराज जी ठड्डा ने भी उनका बहुत ज्यादा साथ दिया। इसलिए राजस्थान में सर्वोदय आंदोलन के प्रणेता सिद्धराज जी ठड्डा को माना जाता है। सिद्धराज जी ठड्डा ने राजस्थान में सर्वोदय आंदोलन चलाया था। राजस्थान में सिद्धराज जी ठड्डा ने यह सर्वोदय आंदोलन चलाया था और इनकी राजनीति में भी अच्छी पकड़ थी। जब भारत आजाद हुआ तो इनको उद्योग मंत्री भी बनाया गया। पहले तो इन्होंने हीरे मोतियों का वो बिजनेस छोड़ा और बाद में उन्होंने उद्योग मंत्री का पद भी छोड़ दिया। एक बात तो माननी पड़ेगी कि सिद्धराज जी ठड्डा हमारे राजस्थान के जयपुर के निवासी थे, लेकिन ये कोई पार्टीबाजी नहीं करते थे। एक संत विनोबा भावे जी थे, उन्होंने भारत में भूदान ग्रामदान आंदोलन चलाया, लेकिन वर्ष 1975 में इंदिरा गांधी जी ने संविधान के आर्टिकल 352 का प्रयोग करते हुए देश में आपातकाल लगा दिया। तो विनोबा भावे जी ने कहा कि यह तो देश का अनुशासन पर्व है। हालांकि इंदिरा गांधी जी के बारे में यह कहा जाता है कि उन्होंने ये काम सही नहीं किया था, फिर भी विनोबा भावे जी ने उनका समर्थन किया। दूसरी तरफ हमारे सिद्धराज जी ठड्डा थे। सिद्धराज जी ठड्डा ने जब विनोबा भावे जी ने अनुशासन पर्व कहा राष्ट्रीय आपातकाल को, तो सिद्धराज जी ठड्डा ने विनोबा भावे जी का भी विरोध किया। भले ही विनोबा भावे जी के अनुयायी रहे हो, समर्थक रहे हो, बावजूद उन्होंने विनोबा भावे जी का विरोध किया। प्रश्न उठता है कि विनोबा भावे जी ने उस राष्ट्रीय आपातकाल का समर्थन क्यों किया? तो उसका उत्तर यह है कि विनोबा भावे जी गांधी जी के अनुयायी थे और गांधी जी कांग्रेस के समर्थक थे। इसलिए जब गांधी जी कांग्रेस का समर्थन कर रहे थे तो विनोबा भावे जी ने भी कांग्रेस का समर्थन किया। इसलिए जो जैसा कांग्रेस करती थी विनोबा भावे जी उसका समर्थन ही करते थे। भले ही इंदिरा गांधी जी ने राष्ट्रीय आपातकाल लगाया, बावजूद विनोबा भावे जी ने उनका समर्थन किया। लेकिन सिद्धराज जी ठड्डा ने ऐसा नहीं किया। सिद्धराज जी ठड्डा ने कहा कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। ऐसे राजस्थान के हमारे सर्वोदय आंदोलन के प्रणेता सिद्धराज जी ठड्डा थे। ये यहां जयपुर के निवासी थे। दूसरा प्रश्न, कौन सा भाग देश हरों के नाम से जाना जाता है? तो उदयपुर, जो राजस्थान का जिला है उदयपुर में कुछ पर्वत चोटियां हैं, रागा व जरगा पर्वत चोटियां, उनके जो बीच का भाग है वो देश हरों के नाम से जाना जाता है। ये केवल सूचना के रूप में आपको सूचना प्रदान की गई, इसके बारे में कोई खास मिलता नहीं है। ये उदयपुर है और यहां पर है रागा व जरगा पर्वत चोटियां और उनके जो बीच का क्षेत्र है वो है देश हरो। तीसरा प्रश्न, सुपारी महल व जोरा भोरा किस दुर्ग में स्थित है? तो सुपारी महल व जोरा भोरा हमारे राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के रणथंबोर दुर्ग में स्थित है। रणथंबोर दुर्ग वही दुर्ग जो राजा हमीर देव चौहान के लिए प्रसिद्ध है। सिंह समन सतपुरुष बचन कदली फलत एक बार, त्रिया तेल हमीर हट चढ़त दूजी बार। हटी हमीर के लिए रणथंबोर दुर्ग प्रसिद्ध है। जिसने जलालुद्दीन खिलजी से भी संघर्ष किया तो अलाउद्दीन खिलजी से भी संघर्ष किया और दोनों के आगे भी झुका नहीं। लड़ते लड़ते
युद्ध भूमि में, रणांगण में शहीद हो गए और इनका पूरा परिवार देश अपनी धरती के लिए बलिदान दे गया। इस प्रकार हमारे राजस्थान के रणथंभौर के हमीरदेव चौहान का इतिहास रहा है। हमीरदेव चौहान पृथ्वीराज चौहान के वंशज थे। पृथ्वीराज चौहान जो अजमेर के शासक थे, लेकिन बाद में जब यहाँ पर मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया, अधिकार कर लिया, तो इनके जो वंशज थे वो चले गए रणथंभौर की ओर और वहाँ पर चौहान वंश की स्थापना की थी। तो ये रणथंभौर दुर्ग में है सोपारी महल और जोरा भोरा महल। रणथंभौर दुर्ग के बारे में चर्चा करें तो वहां पर पास में ही जोगी महल भी बना हुआ है और यहां पर अमरेश्वर महादेव मंदिर भी है, मामा की दरगाह भी है। तो ये सारी चीजें रणथंभौर दुर्ग में दिखाई देती है। और रणथंभौर जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, रणथंभौर टाइगर भी रिजर्व भी है। पद्मला तालाब भी यहाँ पर स्थित है, जहां पर हमीरदेव चौहान की पुत्री थी, उस पुत्री ने यहाँ पर जल जौहर किया था। इस पद्मला तालाब में जब अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर आक्रमण किया था, तब उस हमीरदेव चौहान की पुत्री ने यहाँ पर जल जौहर किया, यानी इस पद्मला तालाब में कूद करके आत्महत्या कर ली थी। उसी को जल जौहर की संज्ञा दी गई। तो प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा दुर्ग है जहां पर जल जौहर हुआ? तो ये राजस्थान का रणथंभौर दुर्ग है, जहां पर जल जौहर किया गया हमीरदेव चौहान की पुत्री के द्वारा। ये जोरा भोरा महल है रणथंभौर दुर्ग का। इसके अलावा यहाँ पर सुपारी महल के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। राज परिवार का निवास स्थान था। 32 खंभों की छतरी भी यहाँ पर थी, जो जैत्र सिंह को समर्पित थी। जैत्र सिंह भी यहाँ के एक शासक रहे थे। इनके अलावा पद्मला तालाब के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। क्षेम तालाब है, रानीवाड़ा तालाब भी है, एक गणेश मंदिर है, कृष्ण मोहन मंदिर भी है और शाकंभरी मंदिर है। शाकंभरी मंदिर, शाकंभरी माता है चौहानों की कुल देवी। जब हम शाकंभरी चौहानों के बारे में चर्चा करते हैं, सांबर के चौहानों के बारे में, वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में सांबर के चौहान वंश की स्थापना की थी। तो वहां पर शाकंभरी माता के मंदिर का निर्माण भी करवाया। उसी तरह का शाकंभरी माता के मंदिर, एक मंदिर बना हुआ है रणथंभौर दुर्ग में। और यहाँ पर रणथंभौर दुर्ग में कुछ अस्त्र भी है। अरोदा के माध्यम से रणथंभौर दुर्ग में ऐसा उपकरण लगा हुआ था, अरोदा नाम का। उसके माध्यम से बाहर पत्थर फेंके जाते थे दुश्मनों पर, और उस बहुत योगदान था अरोदा का था। जब अलाउद्दीन खिलजी ने प्रथम बार यहाँ पर आक्रमण किया तो उसको कुछ समझ में ही नहीं आया। उसके जो सेनापति थे उनको कुछ समझ में ही नहीं आया कि ऊपर से पत्थर कहाँ से आ रहे हैं। तो ये अरोदा नाम के जो उपकरण थे उसके माध्यम से पत्थर फेंके जाते थे। मगरनी नाम के उपकरण और हुआ करते थे जिनसे ज्वलनशील पदार्थ फेंके जाते थे, यानी आग फेंकी जाती थी। और इसके बारे में ये कहा जाता है, अबुल फजल के द्वारा ये कहा गया कि दुर्ग तो बख्तरबंद है, बाकी दुर्ग नंगे हैं, क्योंकि दुर्ग चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ दुर्ग है। गणेश चतुर्थी के दिन जो रणथंभौर में हमीर चौकी बनी हुई है, वहां पर रात्रि भजन का आयोजन किया जाता है। हालांकि इस प्रकार का प्रश्न नहीं पूछा जाता। अगला प्रश्न, राजस्थान के एक गांव में पत्थर मारकर होली मनाई जाती है, गांव किस जिले में स्थित है? अब होली तो मनाई जाती है, हम लोग जो भारतीय महीने हैं चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ फाल्गुन, ये जो 12 महीने हैं, इनमें अंतिम महीना होता है फाल्गुन। फाल्गुन माह का अंतिम दिन होता है पूर्णिमा, और पूर्णिमा के दिन हम लोग होली का त्योहार मनाते हैं। और उस होली के त्योहार में हम लोग रंगों के माध्यम से होली मनाते हैं। लेकिन राजस्थान के डूंगरपुर जिले में एक गांव है, उस गांव में रंग तो फेंके ही जाते हैं, लेकिन पत्थर भी फेंके जाते हैं। जिस प्रकार रंग फेंके जाते हैं उसी प्रकार पत्थर फेंके जाते हैं लोगों पर, उसी को पत्थर मार होली कहते हैं। तो पत्थर मार होली हमारे राजस्थान के डूंगरपुर जिले में मनाई जाती है। यह है डूंगरपुर जिला, राजस्थान के दक्षिणी भाग में स्थित है। गुजरात के साथ अपनी सीमा शेयर करता है। एक तरफ बांसवाड़ा, दूसरी तरफ उदयपुर है। ये वीडियो भी मैं लेकर के आया जिसमें पत्थरमार होली मनाई जाती है, लेकिन ये वीडियो अभी चल नहीं रहा है, तो फिर हम लोग कभी इसके बारे में चर्चा करेंगे। अब 5वां प्रश्न हालांकि राजस्थान जीके से संबंधित नहीं है, लेकिन जब मैं इसके बारे में पढ़ रहा था तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। संविधान का अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की शक्तियां या पंचायती राज? पंचायती राज के बारे में तो हम लोग अध्ययन कर ही चुके हैं। संविधान के आर्टिकल 243, फिर 243A से 243O तक टोटल 16 अनुच्छेद हम लोग पंचायती राज के बारे में चर्चा कर चुके हैं। लेकिन संविधान के भाग 3 के आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक
मौलिक अधिकारों का उल्लेख है, जिनमें एक संविधान का आर्टिकल है आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 अपराध करने वाले व्यक्ति के अधिकारों के बारे में बताता है। आर्टिकल 20 में 3 बातें लिखी हुई है। पहली बात, अगर किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तो उस अपराध करने के समय जो कानून था उसी कानून के अनुसार उसे दंड दिया जाएगा, नया कानून बना करके उसे दंड नहीं दिया जा सकता। ये बात तो बिल्कुल उस चीज पर लागू होती है जब घटना हुई थी बहुत बड़ी हमारे देश में, देश की राजधानी दिल्ली में 16 दिसंबर 2012 के दिन। तो जो निर्भया कांड हुआ था उसके बारे में आप लोग जानते हैं। वर्ष अभी हाल ही में उनके निर्भया कांड के अपराधियों को फांसी की सजा दी गई थी, लेकिन एक अपराधी उसमें बच गया था। उसके बचने का कारण यह था कि वो नाबालिग था, इसके लिए इस कारण उसको फांसी की सजा नहीं दी जा सकी। लेकिन वर्तमान का जो कानून है उसके अनुसार तो उसको फांसी की सजा दी जा सकती है, लेकिन जिस समय उसने अपराध किया उस समय ऐसा कानून नहीं था। तो संविधान का आर्टिकल 20 ये कहता है कि किसी व्यक्ति ने अगर कोई अपराध किया है तो उस समय के कानून के अनुसार ही उसे सजा दी जा सकती है। अगर उस समय के कानून में कोई सजा देने का प्रावधान नहीं है तो उसे सजा नहीं दी जा सकती। दूसरी बात, एक ही अपराध के लिए 2 सजाएं नहीं दी जा सकती। संविधान का आर्टिकल 20, एक ही अपराध के लिए 2 सजाएं नहीं दी जा सकती। ये बात संविधान के आर्टिकल 20 में लिखी हुई है। इसका क्या मतलब, जब कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उस पर बहुत सारी धाराएं लगती है। एक धारा, जैसे किसी ने तोड़फोड़ कर दी तो तोड़फोड़ की धारा अलग लगती है, गाली देने की धारा अलग लगती है, किसी सरकारी कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार करने की धारा अलग लगती है। तो इस सारी धाराएं अलग अलग लगती है। फिर संविधान के आर्टिकल 20 में लिखा हुआ है कि एक ही अपराध के लिए एक ही सजा दी जा सकती है, एक से ज्यादा सजाएं नहीं दी जा सकती। इसका क्या मतलब, तो इसको मैं एक उदाहरण के माध्यम से बताना चाहता हूं। वर्ष 1991 में हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमान राजीव गांधी जी की हत्या हुई लिट्टे आतंकवादियों के द्वारा तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में जब उनकी हत्या हुई तो जो महिला थी मानव बम बन करके आई, वो तो खुद उनके साथ मर गई, लेकिन कुछ और अपराधियों को गिरफ्तार किया गया और ट्रायल कोर्ट में वो मामला चला। ट्रायल कोर्ट ने उनको फांसी की सजा सुना दी तो वे हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट में जाकर के उन्होंने अपील की। हाई कोर्ट में भी वो मामला चला। 1998 में हाई कोर्ट ने अपने निर्णय में उनको फांसी की सजा सुनाई, यानी उनकी फांसी की सजा को बरकरार रखा। तो वे सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में जाकर के उन्होंने अपील की तो सुप्रीम कोर्ट में भी वो मामला चला वर्ष 2005 तक, और वर्ष 2004 तक, और आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2004 में उनकी फांसी की सजा को बरकरार रखा। तो वे संविधान के आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति के सामने उन्होंने अपील की और राष्ट्रपति जी से निवेदन किया कि कृपया हमारी क्षमा को, हमारी अपराध को माफ करें, हमारी जो फांसी की सजा दी गई है उसको माफ करें। तो राष्ट्रपति जी ने उस बात पर अपना निर्णय दिया वर्ष 2011 में, यानी उन्होंने निवेदन किया था राष्ट्रपति जी के सामने लगभग वर्ष 2004-05 में, और राष्ट्रपति जी ने अपना निर्णय दिया वर्ष 2011 में कि आपको फांसी की सजा तो होगी, हम आपकी फांसी की सजा को माफ नहीं कर सकते। तो ये घूम करके वापस हाईकोर्ट गए, मद्रास हाईकोर्ट, और मद्रास हाईकोर्ट में जाकर के उन्होंने अपील की तो मद्रास हाईकोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगा दी और कहा कि आप एक ही अपराध के लिए 2 सजाएं नहीं दे सकते। वही मद्रास हाईकोर्ट जिसने वर्ष 1998 में उन्हें फांसी की सजा सुनाई, फिर उसने रोक क्यों लगा दी? रोक लगाने का कारण यह है कि मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि आपने वर्ष 2004 में आपके सामने इन्होंने अपील की और वर्ष 2011 तक आपने इनको जेल में रखा बिना किसी कारण से। राष्ट्रपति जी चाहते तो वर्ष 2004 में ही उस पर अपना निर्णय दे सकते थे, बावजूद वर्ष 2011 तक उनको लटकाए रखा। तो 2004 से 2011 तक तो ये ऐसे ही जेल में रह गए। एक सजा तो ये हो गई, दूसरी आप उनको फांसी की सजा दे रहे हो, तो ये तो एक ही अपराध के लिए 2 सजाएं हो गई। और संविधान का आर्टिकल 20 ये कहता है कि कोई एक व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 सजाएं नहीं दी जा सकती। इसके अलावा संविधान के आर्टिकल 20 में एक बात और लिखी हुई है। संविधान का आर्टिकल 20 यह कहता है कि किसी भी व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इसी कारण से भारत में बहुत सारे जो टेस्ट होते हैं, झूठ पकड़ने की जो मशीन होती है उसके आधार पर किसी के झूठ पकड़ने पर भी रोक है। नार्को टेस्ट होता है, उसके माध्यम से भी झूठ निकलवाया जाता है, उस पर भी रोक है। उसका कारण ये संविधान का आर्टिकल 20 है। बहुत जटिल परिस्थितियों में इस प्रकार के टेस्ट की परमिशन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी जाती है। अदरवाइज हमारा सुप्रीम कोर्ट ये अनुमति नहीं देता कि आप किसी व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य करें, क्योंकि संविधान का आर्टिकल 20 ये भी कहता है कि किसी भी व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये हो गए आज की जो प्रश्नों की सीरीज पूरी, और भी हम लोग प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन वो
अब अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।